नमस्कार दोस्तों और विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। आप विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल पर, जिस पर निरंतर आपके लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत की जाती है, कक्षाएं दी जाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप सभी के बीच में पुनः जो है प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी विषय के सन 2002 के मॉडल पेपर को लेकर उपस्थित हैं, जहां से आप सभी को कई सारे प्रश्न आपकी आने वाली परीक्षा में अवश्य मिलेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। आपको पूरे समय सेशन में बने रहना है। यदि पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखना होगा, ध्यान से सुनना होगा। हम 2002 के सभी प्रश्नों को एक साथ में यहाँ पर देखने वाले हैं। एक बार आप सभी लोग कक्षा को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन की पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? अर्जुनस्य वचनद्वयम वाक्य में अर्जुनस्य कारक है। करण, संप्रदान, संबंध, इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है, बगैर किसी इंतज़ार के, बगैर किसी देरी के। तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 3 संबंध कारक, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी अर्जुनस्य वचनद्वयम वाक्य में अर्जुनस्य का कारक कौन सा है? संबंध कारक। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम। रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला शब्द काव्य है। इसके प्रवर्तक कौन है? दंडी, मम्मट, पंडित राज जगन्नाथ, विश्वनाथ। किसका है ये कथन? किसका है ये महत्वपूर्ण वाक्य? तो विद्यार्थियों, यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 पंडित राज जगन्नाथ, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वीर रस का स्थायी भाव है, कौन सा है? आप लोगों को उत्तर करना है। स्फूर्ति, युद्ध, उत्साह, विरक्ति। तो क्या होगा वीर रस का स्थायी भाव? तो आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3 उत्साह, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर रामचरित के रचनाकार हैं, कौन है? वाल्मीकि, श्रीहर्ष, भारवी, भवभूति। किसकी रचना है उत्तर रामचरित? ये आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 4, तो राइट जवाब माना जाएगा उत्तर रामचरितम। ये किसकी रचना है? भवभूत जी की। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी उज्ज्वल, द्वंद्व, वाल्मीकि। कौन सा शब्द है सही वर्तनी वाला विद्यार्थियों? आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 यानी, तो बिल्कुल सही माना जाएगा और बाकी के सभी शब्दों की वर्तनी गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, मंगल सूत्र शीर्षक अधूरे उपन्यास के लेखक का नाम है। मोहन राकेश, शैलेश मटियानी, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा है मंगल सूत्र अधूरे उपन्यास को? तो यदि आप सब ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 मुंशी प्रेमचंद, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, केशव कहीं न जाय का कहिए, यह प्रसिद्ध पद किस काव्यकृति से लिया गया है? सूरसागर, सूरसारावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। बहुत ही ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। केशव कहीं न जाय का कहिए, तो विद्यार्थियों यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 4 विनय पत्रिका, तो राइट जवाब माना जाएगा। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कवि धूमिल का पूरा नाम था, क्या नाम है? गोरख पांडे, सुदामा पांडे, सुधाकर पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो धूमिल का पूरा नाम क्या है? आप सब ने
कई बार सुना होगा, पढ़ा भी होगा। यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों विकल्प 3, तो राइट जवाब होगा धूमिल का पूरा नाम क्या है? सुदामा पांडे धूमिल। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता हैं बिहारी, घनानंद, भूषण, रसलीन। तो किसका है ये दोहा? बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आप सबका यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 4 रसलीन, तो बिल्कुल सही जवाब आपका माना जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं नागार्जुन, विद्यानिवास मिश्र, मुक्तिबोध, राहुल सांकृत्यायन। कौन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 4 राहुल सांकृत्यायन है घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। तो कौन सा उत्तर होगा विद्यार्थियों? यदि छोटा आ बड़ा आ के बाद में छोटी ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, किसमें? गुण स्वर संधि में, यानी कि विकल्प 3 आपका सही उत्तर होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनंत की सही संधि होगी, यानी संधि विच्छेद क्या होगा? अनधन अंत, अनंधनता, अनधन अंत, अनंधनता। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर? फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। तो आपका यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 अनधनता, तो राइट आंसर माना जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जिस समास के पूर्व और उत्तर दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व और उत्तर? आप सब जानते हो। तो आपका उत्तर आ रहा है विद्यार्थियों यदि इसका विकल्प 4 द्वंद्व समास राइट माना जाएगा। द्वंद्व समास में पूर्व और उत्तर दोनों पद प्रधान होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास। आप सभी लोगों को अपना उत्तर करना है फटाफट से। सदगति शब्द में कौन सा समास होगा? तो विद्यार्थियों यदि आप सबका उत्तर आ रहा है विकल्प 1 तत्पुरुष समास, तो राइट माना जाएगा। सदगत शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, श्लेष अलंकार होता है, यानी किस प्रकार का है ये श्लेष अलंकार? शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, उपयुक्त सबसे अलग, यानी श्लेष अलंकार किस भेद के अंतर्गत आएगा? तो ये भी आपको पता होगा श्लेष अलंकार किस में आता है विद्यार्थियों। आप सबका उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 1 शब्दालंकार में गिना जाता है। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए तब कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, दीपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यदि आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 4 उत्प्रेक्षा अलंकार, तो राइट माना जाएगा। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, मात्रा की दृष्टि से दोहा के ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? रोला, चौपाई, छप्पय, सोरठा। क्या होगा उत्तर? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये आप सभी के लिए। मात्रा की दृष्टि से ठीक विपरीत कौन सा छंद होता है? तो आप सबने यदि उत्तर अपना दिया है विकल्प 4 सोरठा, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, छप्पय छंद में होते हैं, क्या होते हैं? प्रथम 4 चरण रोला के, अंतिम 2 चरण उल्लाला के, प्रथम 2 चरण रोला के, अंतिम 4 चरण उल्लाला के, प्रथम 4 चरण चौपाई के, अंतिम 2 चरण दोहा के, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो छप्पय जो ये छंद है विद्यार्थियों, यदि आप सबका उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 तो राइट माना जाएगा। यानी छप्पय छंद में प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इस दोनों को मिला करके जो है छप्पय छंद
ये बनता है। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत क्या कहलाता है? उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, अभिव्यंजनावाद, भुक्तिवाद। तो शंकुक के सिद्धांत का क्या नाम है विद्यार्थियों? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए, विकल्प 3 अनुमितिवाद है शंकुक के सिद्धांत का नाम। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ के प्रणेता हैं, कौन हैं इसके? रुद्रट, विश्वनाथ, भामह, मम्मट। किसका है काव्य प्रकाश ग्रंथ? तो विद्यार्थियों आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है इसके लिए, विकल्प 4 आचार्य मम्मट है काव्य प्रकाश ग्रंथ के रचयिता। फिर आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द कौन सा है? जीजीविषा, 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 जिजीविषा। आपको उत्तर करना है इसमें कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए, विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। सही वर्तनी कौन सी है? जीजीविषा। विकल्प 2 आपका सही उत्तर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित बोलियों में से पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है? अवधी, छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, बघेली। कौन सी नहीं है आपकी पूर्वी हिंदी की बोली? तो आप सबका यदि उत्तर आया है इस प्रश्न के लिए, विकल्प 3 भोजपुरी तो राइट माना जाएगा। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी में आती हैं और भोजपुरी, मगही, मैथिली ये जो है बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, निम्नलिखित युगों में कौन सा युग्म गलत है यानी सही नहीं है? अवधी पूर्वी हिंदी, ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी, भोजपुरी पूर्वी हिंदी, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी। कौन सा इसमें से युग्म गलत है? तो विद्यार्थियों यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में, विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। ये क्या है? असंगत है, यही आपका गलत है। यानी क्या है इसका मतलब? अवधी जो है पूर्वी हिंदी से निकली है, ठीक है। ब्रजभाषा ये पश्चिमी हिंदी से निकली है, ये भी सही है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली, ये भी सही है। भोजपुरी जो है ये किससे निकली है? बिहारी हिंदी से, इसीलिए ये गलत है आपका, यहाँ पर पूर्वी हिंदी लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा कौन सी है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृत, पाली। क्या होगा विद्यार्थियों आपका उत्तर? करना है आप सभी लोगों को फटाफट से। तो इस प्रश्न के जवाब में अपना उत्तर दिया है विकल्प 4 यानी कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य हैं यानी कि लिखा गया ग्रंथ हैं वो किसके? पाली भाषा में लिखे गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी की उत्पत्ति हुई है? मागधीय भ्रंश से, अर्धमागधीय भ्रंश से, शौरसेनीय भ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से। क्या होगा सही उत्तर इसका? तो आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब में, विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। यानी खड़ी बोली की उत्पत्ति हुई है शौरसेनी अपभ्रंश से। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के 5 वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। तो विद्यार्थियों आप सबने यदि अपना उत्तर चुना है इस प्रश्न के लिए, विकल्प 2 तो बिल्कुल सही होगा। यानी हिंदी के जो स्पर्श व्यंजन है उसके 5 वर्गों में दूसरे और चौथे वर्ण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? महाप्राण। और स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 व्यंजन हमारे हैं स्पर्श व्यंजन। फिर आगे बढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है, कांच का पर्यायवाची शब्द है? शीशा, सीसा, शिपा, शीशा। कौन है कांच का पर्यायवाची? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर चुना है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए, कौन सा? विकल्प 1 तो बिल्कुल सही होगा। कांच का पर्यायवाची कौन सा है? शीशा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, खेत रहना मुहावरे का शाब्दिक अर्थ है? संपत्ति का बचा रह जाना, इज्जत बच जाना, वीर गति को प्राप्त होना, शत्रु से मुकाबला होना। मुहावरा है खेत रहना, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा?
तो यदि आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 वीर गति को प्राप्त होना, तो बिल्कुल सही माना जाएगा। खेत रहना मुहावरे का अर्थ क्या है? वीर गति को प्राप्त होना। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ असंभव होना नहीं है? चांद पर थूकना, खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना। किसका अर्थ मुहावरे का नहीं है असंभव होना? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों, विकल्प 1 चांद पर थूकना का अर्थ नहीं है असंभव होना, और खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, बालू से तेल निकलना, इन सब का अर्थ है असंभव होना। आगे बढ़ चलते हैं। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, उद्गम की दृष्टि से अमीर शब्द है देशज शब्द, विदेशज शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। किस प्रकार का है अमीर यह शब्द? आपको अपना उत्तर करना है विद्यार्थियों। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 तो बिल्कुल सही होगा, यानी उद्गम की दृष्टि से अमीर ये विदेशी शब्द है, अपनी हिंदी भाषा का नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य संकलनों में से किसके कवि अरुण कमल जी हैं? चांद का मुँह टेढ़ा है, सागर मुद्रा, मगध, अपनी केवल धार। कौन सा काव्य संकलन है अरुण कमल जी का? तो आप सबका यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 4 तो सही होगा। अपनी केवल धार के लेखक कौन है? अरुण कमल। मगध श्रीकांत वर्मा का है, चांद का मुँह टेढ़ा मुक्तिबोध का है, और सागर मुद्रा ये अज्ञेय जी की काव्य रचना है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक कौन है? स्वयं प्रकाश, उदय प्रकाश, अरुण कमल, इनमें से कोई नहीं। तो वारेन हेस्टिंग्स का साण कहानी के लेखक कौन है? आपका उत्तर होगा विकल्प 3 उदय प्रकाश की ये कहानी है वारेन हेस्टिंग्स का साण। आगे बढ़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से इनमें से अशुद्ध शब्द कौन सा है? यानी, सूची, यानी, शुष्क। कौन सा है अशुद्ध? आपको पढ़ने से ही लग रहा होगा। तो यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 1 यान यही अशुद्ध है, बाकी तीनों शब्द जो है पूरी तरीके से सही लिखे हुए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? उपर्युक्त, 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 उपरोक्त। कौन सा है इनमें से सही? तो आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 1 उपर्युक्त, तो ये बिल्कुल राइट जवाब आपका होगा। फिर अगले क्रम में क्वेश्चन है, सद्यः स्नाता शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश पर लागू होता है? जो सदा स्नान करती हो, जो सदा नत बनी रहती हो, जिसने अभी अभी स्नान किया हो, इनमें से कोई नहीं। किसे कहते हैं सद्यः स्नाता? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। सद्यः स्नाता किस पर लागू होता है? जिसने अभी अभी स्नान किया हो उसे कहते हैं सद्यः स्नाता। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, तिमिर का शुद्ध विलोम शब्द होगा, क्या होगा? अंध, दिवा, निशा, आलोक। तो तिमिर माने क्या होता है? तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, और आलोक माने होता है प्रकाश। तो यदि आप सब ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 4 आलोक, तो राइट आंसर होगा। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? सरोज, पंकज, जलजात, जलद। कौन सा नहीं है इनमें से कमल का पर्यायवाची? फटाफट से आप लोगों को विद्यार्थियों अपना उत्तर करना है। तो इस प्रश्न के जवाब में यदि आपका उत्तर आ रहा है विकल्प 2 तो सही माना जाएगा। ये जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी सब कमल के पर्यायवाची हैं, सरोज, पंकज, जलजात। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। इनमें से कौन सा है पुल्लिंग? तो यदि विद्यार्थियों आप लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। व्यय क्या है? पुल्लिंग है। और आय, नहर, लहर ये तीनों शब्द किस प्रकार के हैं? स्त्रीलिंग में आएंगे। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, कवि का स्त्रीलिंग होगा, क्या होगा? कवयत्री, कवित्री, कवयित्री,
कवयित्री क्या होगा? कवि का स्त्रीलिंग। तो इसके लिए आप सभी लोगों ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों। यदि विकल्प 3 तो राइट माना जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, बाकी सारे इसके रूप जो है गलत हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीता ने यह कहा, सीता ने यह कही, सीता यह कही, सीता यह कहा। आपको पढ़ने से ही लग गया होगा इनमें से कौन सा सही जवाब है। तो यदि आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 1 सीता ने यह कहा, तो राइट माना जाएगा। यही जो है आपका शुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा जी हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, निराला आत्महंता, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद। फटाफट से आप सभी लोग अपना उत्तर करिए। तो क्वेश्चन नंबर 41 का यदि आप सब ने उत्तर दिया है विकल्प 4 तो राइट माना जाएगा। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये रचना है रामविलास शर्मा जी की। फिर आगे बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक हैं? कौन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, देवी शंकर अवस्थी। किसकी रचना है दूसरी परंपरा की खोज? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 नामवर सिंह, तो बिल्कुल सही होगा। दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? आपके नामवर सिंह जी। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से ललित निबंधकार नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है, ललित निबंधकार कौन नहीं है? तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो सही होगा, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ये मनोविकार विषयक निबंध लिखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, ये तीनों प्रमुख ललित निबंधकार हैं हिंदी के। फिर अगला क्वेश्चन है, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं शीर्षक निबंध के लेखक हैं? बाल मुकुंद गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र, विद्यानिवास मिश्र, इनमें से कोई नहीं। किसका है ये निबंध? तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विकल्प 3 विद्यानिवास मिश्र, तो सही होगा। बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये निबंध किसका है? ललित निबंध है विद्यानिवास मिश्र जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम है? कौन है? मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र यादव, मार्कंडेय। कौन है हंस पत्रिका के संस्थापक? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए, यदि विकल्प 1 मुंशी प्रेमचंद, तो माना जाएगा सही। ये पत्रिका जो है बनारस से निकालते थे मुंशी प्रेमचंद जी, और इसकी स्थापना कब होती है? 1930 ईस्वी में। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा व्याख्या की ओर नहीं बढ़ेंगे, चूँकि हमें पूरे सेशन में जो है सभी प्रश्नों को कवर करना है, इसलिए फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1936 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1900 फिर 36 2 बार आया है, यहाँ 3 बार आया है, यानी क्या है? अब एक दो ही विकल्पों में से आप सभी को अपना उत्तर करना है। तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 2 1943 ईस्वी में तार सप्तक का प्रकाशन होता है, और कौन करता है? आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। इसमें 7 कवियों का संकलन किया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं? दिनकर, निराला, अज्ञे, इनमें से कोई नहीं। किसका है ये काव्य संकलन हरी घास पर क्षण भर? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 अज्ञे, तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? आपके उत्तर हैं विष्णु प्रभाकर, श्रीलाल शुक्ल, रमेश कुंतल मेघ, रमेश चंद्र शाह। कौन है आवारा मसीहा के लेखक? तो आप सभी का यदि इस क्वेश्चन के जवाब में उत्तर आ रहा है विकल्प 1 विष्णु प्रभाकर हैं आवारा मसीहा के लेखक। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध है? पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, राम की शक्ति पूजा, असाध्य वीणा। तो इनमें से जो लंबी कविता है आपकी
गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आप सबने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2, तो सही माना जाएगा अंधेरे में। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के अधूरे उपन्यास का नाम है। मंगलसूत्र, तितली, इरावती, कंकाल। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है। मंगलसूत्र अधूरा उपन्यास किसका है? मुंशी प्रेमचंद जी का। और जयशंकर प्रसाद का कौन सा है इनमें से अधूरा उपन्यास? तो यदि आप सभी ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प 3 इरावती, तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोगों का होगा। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, बामन दास इनमें से किस उपन्यास का पात्र है? गोदान, परती परिकथा, बलचनमा, मैला आंचल। बामन दास किस उपन्यास का पात्र है? आप लोगों को अपना उत्तर करना है। तो यदि विद्यार्थियों आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 4 मैला आंचल, तो राइट माना जाएगा। इसी के पात्र है बामन दास। ये उपन्यास किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1954 ईस्वी में। और ये आंचलिक उपन्यास है। फिर अगला क्वेश्चन है, तीसरी कसम फिल्म किस लेखक की कहानी पर बनाई गई है? मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चैरेंद्र कुमार। क्या होगा इसका उत्तर विद्यार्थियों? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दे दिया है विकल्प 2 फणीश्वर नाथ रेणु, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। और ये यानी तीसरी कसम फिल्म पर कहानी पर फिल्म बनती है। और ये भी किस प्रकार की कहानी है? आंचलिक कहानी है। माफ़ करिएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत मित्र पत्र प्रकाशित होता था कलकत्ता से, कानपुर से, पटना से, दिल्ली से। कहाँ से प्रकाशित होता था ये पत्र? भारत मित्र। तो आप सभी ने यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों इस प्रश्न के लिए विकल्प 1 कलकत्ता, तो बिल्कुल सही जवाब होगा भारत मित्र पत्र। ये कलकत्ता से प्रकाशित होता था। फिर अगला क्वेश्चन है, राजेंद्र यादव एवं मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से लिखा गया उपन्यास है सारा आकाश, मुर्दा सराय, आपका बंटी, 1 इंच मुस्कान। तो राजेंद्र यादव मन्नू भंडारी द्वारा संयुक्त रूप से जो लिखा गया उपन्यास है, यदि आप सभी ने अपना उत्तर चुना है विकल्प 4 1 इंच मुस्कान, तो बिल्कुल सही जवाब होगा। फिर अगले क्रम में आप सभी का क्वेश्चन है, क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? कुबेर नाथ राय, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन, शिव प्रसाद सिंह। तो आप सभी ने इस प्रश्न के लिए यदि अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 2 हरिवंश राय बच्चन, तो सही माना जाएगा। क्या भूलूं क्या याद करूं ये आत्मकथा किसकी है? हरिवंश राय बच्चन की। और हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा 4 भागों में है। उनमें से ये एक भाग है यहाँ पर दिया हुआ। वो 3 भाग कौन शेष बचे हुए हैं उसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? उर्वशी, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, हुंकार। क्या होगा इसका उत्तर? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 1, तो सही होगा उर्वशी काव्य रचना के ऊपर। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, मैथिली शरण गुप्त। कौन है अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि? तो यदि इस क्वेश्चन के लिए आप सभी ने अपना उत्तर कर दिया है विद्यार्थियों विकल्प 3 सुमित्रानंदन पंत, तो सही होगा। सुमित्रानंदन पंत छायावाद के कवि हैं। इनको कोमल कल्पना का कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, संवेदनशील इंद्रियबोध का कवि इत्यादि विशेषणों से विभूषित किया जाता है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास राही मासूम रजा का है? नूतन ब्रह्मचारी, काला जल, आधा गांव, पुनर्नवा। तो कौन सा है इनमें से राही मासूम रजा का उपन्यास? आप सभी का उत्तर आया है विकल्प 2 आधा गांव, तो सही माना जाएगा। और ये भी जो है किस प्रकार का आंचलिक उपन्यास है। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, बाण भट्ट की आत्मकथा है। क्या है ये?
एक नाटक है, एक जीवनी, एक आत्मकथा, एक उपन्यास। तो इसके लिए आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विद्यार्थियों, यदि विकल्प 4 तो सही होगा। बाणभट्ट की आत्मकथा एक है उपन्यास, और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये उपन्यास किसका है, यानी किसने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रावली नाटिका के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, लक्ष्मी नारायण मिश्र, लक्ष्मी नारायण लाल, इनमें से कोई नहीं। किसने लिखा है चंद्रावली नाटिका? तो विद्यार्थियों, यदि इस क्वेश्चन के लिए आप सभी का उत्तर आ रहा है, कौन सा आ रहा है? विकल्प 1 भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो बिल्कुल सही जवाब माना जाएगा। आप सभी लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कुल कितने नाटकों को लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, कवि वचन सुधा थी, क्या थी ये? विकल्प हैं आपके, एक कविता प्रतियोगिता, एक पत्रिका, एक नाटक की प्रतियोगिता, एक साहित्यिक संस्था। तो कवि वचन सुधा ये क्या है? आप सभी का यदि विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 तो राइट माना जाएगा। ये है एक पत्रिका। किसकी पत्रिका है, कब प्रकाशित हुई है, आप लोगों को कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख करके फटाफट से बताना है। अगला क्वेश्चन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू किया है कब? 1900 से, 1901 से, 1903 से, 1914 से। कब किया है? तो विद्यार्थियों, आप सबने यदि अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3 तो सही होगा। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य 1903 ईस्वी से प्रारंभ किया था। फिर अगला क्वेश्चन है, सूची 1 का मिलान करना है सूची 2 से, फिर आगे कूट के अनुसार अपना उत्तर करना है। तो चलिए हम लोग पहले मिलान कर देते हैं। यहाँ पे बाणभट्ट की आत्मकथा ये उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है अज्ञेय का, आधे अधूरे ये नाटक है मोहन राकेश का, और संस्कृति के 4 अध्याय ये गद्य की रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। तो ये तो आपका जो है यहाँ पे सही मिलान कर दिया गया है। हम लोग आगे देखते हैं कौन सा कूट इसमें सही है विद्यार्थियों उत्तर के रूप में, तो वो होगा आपका विकल्प 4 राइट आंसर। फिर आगे बढ़ेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय आत्मा निम्न में से किस कवि का उपनाम था? नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंदन पंत, इनमें से किसी का भी नहीं। एक भारतीय आत्मा के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 माखनलाल चतुर्वेदी, तो सही जवाब होगा। हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आप सभी का अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी कौन सी है? ईदगाह, कफन, ठाकुर का कुआं, बड़े घर की बेटी। आप सभी लोगों को फटाफट से उत्तर करना है और बताना है कौन सी कहानी अंतिम है मुंशी प्रेमचंद जी की। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न के जवाब में यदि आप लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 2 कफन, तो राइट माना जाएगा। और इसका प्रकाशन होता है 1936 ईस्वी में। घीसू और माधव इस कहानी के जो है प्रमुख पात्र हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? द्विवेदी युग, प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद। क्या होगा विद्यार्थियों इस प्रश्न का जवाब? आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 छायावाद, तो बिल्कुल सही होगा। यानी कि रहस्यवाद की भावना छायावाद में आधुनिक काल में देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए हैं। कौन नहीं किए गए हैं? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता। क्या होगा विद्यार्थियों उत्तर इस क्वेश्चन का? आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 2 जयशंकर प्रसाद, तो सही होगा। इनको कभी भी ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है। और रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, नरेश मेहता, ये सब ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हिंदी के साहित्यकार हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस महाकाव्य की रचना शैली है? दोहा चौपाई शैली, मसनवी शैली, बरवय शैली, उपर्युक्त
सभी कौन सी शैली है? आप सब लोगों का उत्तर आ रहा है विकल्प 1 दोहा चौपाई शैली, तो राइट माना जाएगा। और कमेंट बॉक्स में बताना है रामचरितमानस ये जो महाकाव्य है ये कब लिखा गया है। उसके बाद में फिर अगला क्वेश्चन है बिहारी रीतिकाल की किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल को विद्यार्थियों जो है 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त। आपको बताना है बिहारी किस में आते हैं। तो आप सभी का यदि उत्तर आ रहा है विकल्प 2 रीतिसिद्ध, तो राइट जवाब माना जाएगा। बिहारी रीतिकाल की रीतिसिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है भूषण 2 राजाओं के दरबारी कवि थे, इनमें से पहले थे शिवाजी और दूसरे कौन हैं? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल, संभाजी। क्या होगा उत्तर आप लोगों का? भूषण जी लिखते हैं कि शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, अर्थात यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है विकल्प 3 तो राइट जवाब माना जाएगा। पहले शिवाजी हो गए और दूसरे छत्रसाल हो गए, इसीलिए उन्होंने कहा है शिवा को बखानों की बखानों छत्रसाल को, यानी उनके लिए दोनों राजा जो है एक से बढ़कर एक थे, दोनों किसी से कमतर नहीं थे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, फिर नीचे दिए गए कूट के अनुसार आपको अपना उत्तर देना है। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा इसमें सही है। आदिकाल के कवि इनमें से कौन है? अमीर खुसरो। भक्तिकाल के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। रीतकाल के कवि हैं आलम और आधुनिक काल के कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ये तो आपका सही मिलान हुआ। फिर हम लोग देखते हैं आगे कौन सा उत्तर कूट के रूप में सही होगा इसमें। तो वो है विद्यार्थियों आपका माना जाएगा कौन सा? विकल्प 3 कूट सही होगा उत्तर के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है अवधी एवं ब्रजभाषा दोनों में रचना करने वाले कवि है कौन है? सूरदास जी, घनानंद जी, तुलसीदास जी, उपर्युक्त सभी। कौन है विद्यार्थियों दोनों में रचना करने वाला? आप सभी ने यदि उत्तर अपना दिया है विकल्प 2 गोस्वामी तुलसीदास, तो राइट माना जाएगा। इन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में रचनाएं लिखी हैं। और सूरदास, घनानंद इन्होंने केवल जो है ब्रजभाषा में रचना लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं? तुलसीदास, सूरदास, बिहारी, विद्यापति। कौन है सबसे पुराने कवि इनमें से? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी लोगों का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 4, तो राइट आंसर माना जाएगा। विद्यापति सबसे पुराने हैं, ये आदिकाल के कवि हैं। और तुलसीदास, सूरदास ये जो हैं आपके ये भक्ति काल में हैं। और बिहारी आपके रीतकाल के कवि हैं। फिर अगला क्वेश्चन है इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद, आलम। किस कवि की प्रेमिका का नाम है सुजान? तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 3, तो राइट आंसर माना जाएगा। घनानंद की प्रेमिका का नाम क्या है? सुजान। फिर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये लिखने वाले कवि हैं? अमीर खुसरो, जायसी, आलम, भारतेंदु हरिश्चंद्र। किसकी है ये पंक्ति? इन मुसलमान हरिजनन पै कोटिन हिंदू वारिये। तो विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इसके लिए विकल्प 4 भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की यह प्रसिद्ध पंक्ति है। फिर उसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है द्विवेदी युग नामकरण किसके नाम के आधार पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांतिप्रिय द्विवेदी, मन्नन द्विवेदी। बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, इसलिए आप सभी लोगों का उत्तर सही आना चाहिए। द्विवेदी युग का नामकरण किसके ऊपर हुआ है? यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है विकल्प 2 महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो बिल्कुल सही उत्तर आप सभी लोगों का होगा। फिर अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक का नाम है? रामचंद्र शुक्ल, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु। कौन है इतिहास लिखने वाले प्रथम लेखक?
तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के लिए विकल्प 2 गारसा दतासी, तो राइट आंसर होगा। और आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है गारसा दतासी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है, इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा दतासी, जॉर्ज ग्रियर्सन, शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ। किसका है ये ग्रंथ? तो यदि आप सभी का विद्यार्थियों इस प्रश्न के जवाब के लिए उत्तर आ रहा है विकल्प 1 गारसा दतासी, तो राइट आंसर माना जाएगा। तासी के ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लिटरेतुर एंदोई हिंदुस्तानी और ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल की समय सीमा है विक्रम संवत 1050 से 1375, सन 1050 से 1375, विक्रम संवत 1375 से 1700 तक, इनमें से कोई नहीं। कौन सी मानी है समय सीमा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल की इनमें से? तो आप सभी का यदि विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 1, तो राइट आंसर माना जाएगा। संवत 1050 से 1375 तक आदिकाल की समय सीमा मानी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आपका अगला क्वेश्चन है, आलखंड नामक काव्य ग्रंथ का दूसरा नाम है खुमार रासु, विजयपाल रासु, हमीर रासु, परमाल रासु। क्या नाम है दूसरा आलखंड का? तो विद्यार्थियों, यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 4 आलखंड का दूसरा नाम क्या है परमाल रासो। ये अपने उत्तर प्रदेश के जो है बांसवाड़ा में बहुत प्रसिद्ध रहा है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में परमाल रासो यानी आलखंड के लेखक कौन है, किसने लिखा है। फिर अगला क्वेश्चन है, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम है राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, संत साहित्य, सूफी साहित्य। फटाफट से आप लोगों को उत्तर करना है निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा का दूसरा नाम क्या है। तो आप सभी ने विद्यार्थियों यदि अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब में विकल्प 3 संत साहित्य, तो बिल्कुल राइट जवाब होगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगले क्रम में आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवि नहीं है, यानी कौन इनमें से अष्टछाप का नहीं है? सूरदास, मलूकदास, नंददास, छीत स्वामी। कौन नहीं है अष्टछाप का? तो यदि आप सब ने विद्यार्थियों अपना उत्तर चुना है विकल्प 2 मलूकदास ये अष्टछाप के नहीं है, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, ये सभी जो है 8 कवि आते हैं अष्टछाप के अंतर्गत। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि अष्टछाप की स्थापना कब और किसने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन है? अमीर खुसरो, सूरदास, तुलसीदास, इनमें से कोई नहीं। कौन है सबसे पहले खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले विद्यार्थियों? तो यदि आप सभी ने अपना उत्तर दिया है इस प्रश्न के जवाब के लिए विकल्प 1 अमीर खुसरो, तो बिल्कुल राइट आंसर माना जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, अष्टछाप के संस्थापक थे कौन थे? अभी हमने आपसे ऊपर पूछा भी था। रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज, विठलनाथ। किसने की है अष्टछाप की स्थापना? तो यदि आप सभी का विद्यार्थियों उत्तर आ रहा है विकल्प 4 विठलनाथ, तो राइट आंसर माना जाएगा। अष्टछाप की स्थापना किसने की है? विठलनाथ जी ने। और कब की है? 1565 ईस्वी में। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या है? कृष्ण गीतावली नामक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? विकल्प हैं आपके तुलसीदास, सूरदास, रैदास, केशवदास। किसने लिखा है कृष्ण गीतावली? तो इस प्रश्न के जवाब के लिए विद्यार्थियों यदि आप सभी का उत्तर आ रहा है यदि विकल्प 1 गोस्वामी तुलसीदास, तो राइट आंसर माना जाएगा। कृष्ण गीतावली ये काव्य ग्रंथ किसका है? गोस्वामी तुलसीदास जी का। और तुलसीदास जी की जो है 12 रचनाएं प्रामाणिक मानी जाती हैं आचार्य रामचंद्र
शुक्ल के अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों और साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी लोगों ने प्रवक्ता चयन परीक्षा हिंदी साहित्य की 2002 के मॉडल पेपर को देखा, जिसमें केवल जो है 85 प्रश्न पूछे गए थे उस समय जो है इस मॉडल पेपर में, इस परीक्षा में। हमें उम्मीद है कि ये सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा, आपकी परीक्षाओं के लिए कारगर सिद्ध होगा। आपको परीक्षा की जानकारी मिलेगी, किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और किस प्रकार की तैयारी आपको आगामी परीक्षा के लिए करनी है। तो यदि आप सभी लोगों के लिए हमारी मेहनत लाभदायक और महत्वपूर्ण लग रही है तो लाइक, कमेंट कर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हम आप सभी को मिलेंगे पुनः जो है अगले सेशन में महत्वपूर्ण मॉडल पेपर को लेकर के। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग जो है पूरे समय तक कक्षा में बने रहे हैं।